नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवीय रिश्ता, पाठ 9, कक्षा 6 की पुस्तक, हिंदी पुस्तक है भाषा मंजरी। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए इंसान बन जाइएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवीय रिश्ता। अकली बुआ गांव के एक विद्वान मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक ना। प्रतिष्ठित पंडित जी की पत्नी है। अकली बुआ कौन है? एक प्रतिष्ठित पंडित की पत्नी है, ठीक ना। एकदम नामी और बहुत ज्ञानी पंडित की एक पत्नी है अकली बुआ। क्लियर है? अकली बुआ कौन है? एक प्रतिष्ठित पंडित, विद्वान पंडित। अकली बुआ एक विद्वान है जो कि किसकी पत्नी है? प्रतिष्ठित पंडित जी की पत्नी है। ओके, क्लियर है। पंडित जी कर्मकांड से लेकर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रवचन आदि में बड़े निपुण थे। मतलब बहुत वे अच्छे ढंग से करते थे, ठीक ना, निपुण थे। पंडित जी कर्मकांड, जो पूजा पाठ होता है से लेकर के जितने भी तरह के पूजा पाठ होते थे, सभी चीज में वो बहुत अच्छे से माहिर थे। दूर दूर तक गांवों में इनकी शोहरत थी। मतलब बहुत दूर दूर तक इनको बहुत इज्जत दिया करता था, बहुत मानते थे इनको लोग, ठीक ना। और लोग इन्हें ऐसे कार्यों के संपादन हेतु सादर आमंत्रित करते और हमेशा वे अच्छे कार्यों के लिए इन्हें बुलाया करते थे, आमंत्रित किया करते थे, ठीक है ना। प्रलोभन का लेश मात्र नहीं था इनमें, प्रलोभन एक भी नहीं था। जो भी दान दक्षिणा मिल जाता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे, कोई भी लोभ नहीं करते थे, लालच नहीं करते थे। प्रलोभन लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी नहीं था। साधारण जीवन स्तर और रहन सहन में इनकी अटूट आस्था थी। वे साधारण जीवन जीते थे और रहन सहन बिल्कुल साधारण था, ठीक है। जो अन्य व्यवसायी पंडित लोगों से सर्वथा भिन्न थी। अन्य पंडित जो होते हैं वे क्या होते हैं? थोड़े लालची होते हैं, ठीक ना। वे धर्म को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वे अपने पेट को आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने के में रहते हैं और अपने घर को देखते हैं, ठीक है। ये ना कि जगत का कल्याण हो या जगत को ज्ञान मिले, ज्ञान पर वैल्यू नहीं देते हैं। क्या करेंगे? जाएंगे संस्कृत में कुछ भी बोल देंगे और वहां से कुछ भी कर्मकांड करके निकल जाएंगे। और जो अच्छे पंडित होते हैं क्या करते हैं कि अच्छे से चीजों को समझाएंगे और समझाने के बाद अर्थ उसका समझाएंगे लोगों को कि इसका अर्थ क्या है। तब फिर वो कर्मकांड भी करते भी हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? अच्छे से लोगों को समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तभी जाते हैं, ठीक है। और कोई बिना अर्थ समझाए अंधानुकरण, अंधविश्वास तरह से करके अपने जो दान दक्षिणा लेकर के वो भी संतुष्ट नहीं होंगे, जितना मिलेगा उतना भी संतुष्ट नहीं होंगे और एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर्वथा क्या होती है? व्यवसायी पंडितों से लोगों से सर्वथा भिन्न होती थी। जो भी थोड़ा आटा, चावल, दाल, कुछ पैसे इन्हें दक्षिणा स्वरूप मिल जाता, सहर्ष स्वीकार करते थे। जो भी इन्हें मिल जाता था, आटा, चावल, दाल, कुछ भी मिल जाता था, वे स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। कभी कोई मांग नहीं, शर्तें नहीं, कभी भी कोई मांग नहीं करता था, कोई शर्त नहीं रखता था कि इतना तुम दोगे तो मैं ये करूंगा, इस टाइप से कोई शर्त नहीं रखते थे। अतः समाज में इन्हें लोगों का अपार सम्मान प्राप्त था, इसीलिए समाज के लोग इन्हें बहुत सम्मान देते थे, बहुत इज्जत देते थे, ठीक है। पत्नी पर भी जिन्हें लोग आदर भाव से पंडिताइन कहकर बुलाते, पत्नी को भी क्या करके बुलाते थे? पंडिताइन करके बुलाते थे आदर भाव से। पंडित जी के जीवन मूल्यों, आदर्शों का पूरा प्रभाव था। पंडित जी का जो जीवन का मूल्य था, आदर्श था, उनकी पंडिताइन पर भी था, उनकी पत्नियों पर भी वैसा ही व्यवहार था, ठीक है। ये स्वभाव में शांति प्रिय महिला थी। स्वभाव में कैसी थी उसकी पत्नी? शांति प्रिय महिला थी, जिन्हें थोड़ी में ही संतोष था, क्योंकि थोड़े में ही वो संतोष कर लेती थी। ये नहीं कि और चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, शांति प्रिय थी। पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। पंडित जी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, मतलब वे मृत्यु हो गए, ठीक ना। उनकी मृत्यु हो गई जब वे स्वर्गवास हो गए, तो पंडिताइन अब अकेली पड़ गई। पंडिताइन क्या हो गई? अकेली पड़ गई, क्योंकि पंडित जी तो स्वर्गवास हो गए। उनके कोई संतान तो थी नहीं और ना ही
था। पंडित जी द्वारा संचित धन या कमाई, उनका कोई संतान भी नहीं था, मतलब कोई बेटा बेटी भी नहीं थे, ना कि और ना ही पंडित जी द्वारा जमा किया हुआ कोई पैसा था, क्योंकि पंडित जी तो जो मिलता था वही लेकर के आ जाते थे, अपना शर्त भी नहीं रखते थे या ना मांग करते थे, ठीक ना। तो ना ही धन था, अपार धन था, ना ही संतान थे। तो साधारण सा एक छोटा सा घर और खपरेला मकान था। आंगन में 2 कमरे और शौचालय थे, ठीक ना, बाथरूम थे। ओके, घर के अंदर रखी पंडित जी की कुछ पोथियां, एक बड़ा शंख था। लेकिन क्या था, घर के अंदर पंडित जी ने का रखा हुआ एक पोथी, मतलब ग्रंथ था, जो जिसे पंडित जी सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पंडितों का पढ़ने वाला था, वो ग्रंथ था, ठीक है, पोथी था। और एक क्या था, शंख था, ठीक है, जिसे पंडित बजाया करते हैं। पाठ कथा वार्ता से जो कुछ पैसा मिलता था प्रतिदिन के जीवन बसर में खर्च हो जाता था। क्या पाठ करने में, कथा वार्ता करने में जो कुछ भी पैसा मिलता था प्रतिदिन के जीवन बसर में वो खर्च हो जाता था। पैसा बचता था कहाँ, पैसा बचता ही नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, आजकल के आजकल के जैसी कोई पेशेवर कमाई तो थी नहीं जो प्रवाचक को देखते देखते रंक से राजा बना दे, ठीक ना। आजकल कोई वैसे पेशेवर कमाई भी नहीं थी पहले कि प्रवाचक को जो प्रवचन दे रहे हैं उन्हें क्या कर दे, देखते देखते रंक से, मतलब गरीब से रंक से राजा, मतलब एक निम्न स्तर से ऊंचा स्तर में ले जाए, कम पैसे से ज्यादा पैसा वाला बना दे, ठीक ना। पंडिताइन, पास के गांव में एक निर्गुण वैद्य की पुत्री थी। पंडिताइन कौन थी, एक निपुण वैद्य की पुत्री, मतलब वैद्य मतलब कौन, चिकित्सा, जो डॉक्टर की, एक निपुण वैद्य, मतलब बहुत अच्छा तरीके से जो वैद्य को जानता था। किसी का भी किसी मनुष्य का अगर कुछ भी बीमारी हो जाता था तो उसे वह अच्छे से चेकअप कर लेता था, उस बीमारी को दूर कर भगाता था, ठीक ना। उसकी पुत्री थी, ठीक है, गांव के एक निपुण वैद्य की पुत्री थी। औपचारिक शिक्षा तो नहीं, किंतु वैद्य पिता और विद्वान पति के संगत से इन्हें अच्छा संसारिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। देखिए, पिता थे वैद्य, पशु चिकित्सक थे, और पति थे पंडित, जो कि जो पोथी के ज्ञानी, ठीक ना, ग्रंथों का ज्ञानी। तो वैद्य की भी जानकारी उन्हें थी और पोथियों की भी जानकारी थी, ठीक ना। तो वो तो ज्यादा ज्ञानी नहीं थी, लेकिन संगत से पति के द्वारा और पिता के द्वारा उन्हें संसारिक ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। देहाती भाषा में लोग इन्हें पढ़ी नहीं कढ़ी और अनुभवी कहते। क्या कहते थे, देहाती भाषा में लोग इन्हें पढ़ी नहीं कड़ी और अनुभवी कहते थे, ठीक। जब कभी पंडित जी से इनकी नोकझोंक होती, आवेश में बोल उठती, तो पंडित के पतरा वह पंडिताइन के आचरा, ठीक है ना, क्या बोलती थी, कभी भी जब कभी पंडित जी से इनकी, मतलब पंडित जी की पत्नी के बारे में बोला जा रहा है, कभी भी पत्नी और पंडित जी लड़ा करते थे तो नोकझोंक हुआ करते थे, तो आवेश में, मतलब गुस्सा में क्या बोल उठती थी, जो पंडित के पतरा वह पंडिताइन के आचरा, ऐसा बोलती थी, ठीक ना। अर्थात जो कुछ आपके पत्र पोथी में लिखा है वह सब कुछ तो मेरे आंचल में ही भरा पड़ा है, ठीक है, ऐसा बोला करती थी, ठीक है। मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ, ऐसा कहती थी पंडित जी महाराज ऐसा करके नोक झोंक जब होता था तो ऐसा कहती थी। ओके, फिर देखिए, विवाह पूर्व वे पिता की वैद्यगिरी की पुस्तकें रुचि से पढ़ती। विवाह के पूर्व, विवाह से पहले वे अपने पिता के जो वैद्यगिरी, मतलब चिकित्सा की जो किताबें थी उसे रुचि से, मतलब बड़ा रुचि लेकर के, पसंद करके वो मन लगा करके पढ़ती, ठीक है। साथ रहते रहते इन्हें देहाती जड़ी बूटी और दवाइयों का अच्छा ज्ञान हो गया था, ठीक। और साथ रह करके, अपने पिता से साथ रह करके उन्हें देहाती जो जड़ी बूटी होते हैं उनकी ज्ञान भी हो चुकी थी, ठीक है। विभिन्न बीमारियों के नुस्खों की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी, और वे हर तरह के बीमारी का नुस्खा क्या है, क्या इलाज है, वो भी जान चुकी थी। विवाहित होकर जब वे पंडित जी के यहाँ आई तो यहाँ भी खाली समय में वे गाँव की महिलाओं बच्चों को दवा दारू निःशुल्क बताने में इनकी रुचि रही। वे जब विवाहित हो भी गई पंडित जी से, तब भी वो खाली समय में क्या करती थी, गाँव के कोई भी महिलाएं हैं उन्हें दवा, क्या कोई भी बीमारी है कोई भी महिलाओं का या कोई बच्चा का, तो उन्हें फ्री में, निःशुल्क मतलब मुफ्त में वो दवा बता देती थी कि इससे ये ठीक होगा, ठीक है। और उसमें उसको बड़ा रुचि लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। उन दिनों गांव में ना तो एलोपैथी दवाइयों के पढ़े लिखे प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध थे, ना तो पास कहीं अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती थी। किसी तरह का दवाई का उस समय उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, किसी भी तरह का उस समय दवा उपलब्ध नहीं था। अधिकतर लोग क्या करते थे, देसी दवाइयाँ ही उपयोग करते और अच्छे भी हो जाते थे। देसी मतलब वही जड़ी बूटी का प्रयोग करके अच्छे भी हो जाते थे। पंडिताइन की बताई हुई जड़ी बूटी की दवाइयों से कई लोग मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, खांसी, बुखार से निरोग हो जाते थे। निरोग मतलब रोग से दूर हो जाते थे, ठीक ना। वे पंडिताइन जो बताती थी जड़ी बूटी, उन दवाई से मलेरिया से, मस्तिष्क ज्वर से, मतलब सिर दर्द होता है और सर दर्द, बुखार, ये सबसे क्या हो जाते थे, खांसी बुखार सबसे ठीक हो जाते थे, ठीक ना। अतः इनकी ख्याति उनके गांव से बाहर दूर तक फैल गई, और वैसे करते करते उनकी जो बात है कि पंडिताइन कुछ जड़ी बूटी देती है उससे ठीक कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, कुछ रोग जो है मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, खांसी बुखार, ये सब ठीक हो जाती है। तो ये दूसरे जगह तक भी, बाहर भी, दूर तक भी फैल गई, ठीक ना। स्वभाव से ये कैसी थी, हंसमुख थी,
मिलनसार थी और मृदुभाषी थी, मतलब बहुत मीठा बोलती थी, किसी से अकड़ के नहीं बोलती थी, ठीक है, और हंसमुख हंसते रहती थी, कितनों भी चाहे कितने भी दुख हों। अतः महिलाओं में शीघ्र घुल मिल जाती थी और हर महिलाओं से हर स्त्रियों से आसानी से घुल मिल जाती थी, है ना, अपने जैसा मानने लगती थी। पंडित जी के ना रहने के बाद गांव के लोगों की सेवा, पंडित जी की ना रहने के बाद वो क्या करने लगी, गांव के लोगों की सेवा करने लगी, ठीक है, उपचार करने लगी और समाज कल्याण में इनकी रुचि और भी बढ़ गई और समाज का कल्याण करने लगी, ठीक है, समाज के लोगों का मदद करने लगी। सुबह होते ही वे निकल जाती थी, जिसे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती, ठीक है, सुबह होती और वो निकल जाती थी और जिसे भी लगता था कि उसे मदद करना चाहिए तो वो उनकी मदद करती थी, ठीक है, और दवा बताती थी, उपचार बताती थी, उसका इलाज बताती थी। गांव के लोग भी इन्हें अधिक सम्मान देने लगे। धीरे धीरे इनकी समझदारी, अकल की शोहरत, ख्याति गांव गांव के बाहर तक फैल गई, ठीक है, और इसकी जो ईमानदार समझदारी थी और जो बुद्धिमानी थी, ठीक है, वो क्या हुआ, बाहर भी, गांव के बाहर भी फैलने लगा। अब लोग इन्हें अकली बुआ के नाम से पुकारने लगे। अब इन्हें क्या कहने लगे, अकल की शोहरत। देखिए यहाँ पर है ना, अकल की शोहरत मतलब बुद्धिमान का शोहरत होने लगा, बुद्धिमान से ही ये प्रचलित होने लगी, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, अकली बुआ कहा गया, ठीक है ना, अकली बुआ के नाम से पुकारने लगे। यानी जिसके पास अकल हो, मतलब बुद्धि हो, बोध हो, ठीक है, लोगों को विशेषकर महिलाओं और बच्चों को नेक सलाह देती। वे लोगों को विशेषकर महिलाओं को और बच्चों को बहुत अच्छा सलाह देती थी, नेक अच्छा सलाह देती थी, ठीक है। आधुनिक शब्दावली में एक परामर्शदाता का धर्म निभाती। क्या करती थी, आधुनिक शब्दावली से देखा जाए तो वो परामर्शदाता का धर्म निभाती थी। परामर्शदाता मतलब किसी को भी परामर्श देती थी, कोई भी उपाय बताती थी, कोई सुझाव देती थी, ठीक है, तो उसका धर्म वो निभाती थी। सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी के घर रात भर रुक कर उसकी देखभाल करती थी। इतना सेवा भाव था कि किसी के घर में यदि कोई दिक्कत है तो वो रात भर रुक जाती थी और उसकी सेवा करती थी। ओके, पंडित जी के सामने ही इनमें भी कोई लाभ नहीं था। पंडित जी के समान ही इनमें भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, अपने सेवा भाव से सेवा कर रही थी, कुछ तो मांग नहीं रही थी, कोई शर्तें नहीं रख रही थी कि मैं ऐसा करूंगी जब तुम ये दोगे, कुछ शर्त भी नहीं रख रही थी, ना कोई मांग कर रही थी। वो क्या कर रही थी, केवल परामर्श दे रही थी लोगों को और समाज कल्याण के लिए काम कर रही थी। इनकी जीवन यापन का कोई अन्य साधन, दूसरा साधन तो रहा नहीं, ठीक। लोग को जब इनके नुस्खों दवाइयों से लाभ हो जाता तब वे थोड़ा बहुत खाने पीने के पदार्थ, कभी साड़ी कपड़ा, कभी कुछ पैसे खुशी से इन्हें दे देते। जब ये लोगों को कुछ इलाज बताती थी या कोई नुस्खा बताती, कोई तरीका बताती थी ठीक होने का, जब वे ठीक हो जाते थे तो कुछ खाने के सामान दे देते थे, कपड़ा दे देते थे या खुशी से कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे देते थे। इसी आय से बुआ अपनी जिंदगी बिता रही थी, ठीक है। अचानक एक दिन बुआ के पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ, अचानक पेट में दर्द होने लगा। दर्द तेज इतना कि सहन से बाहर हो गया, मतलब इतना ज्यादा तेज दर्द हो गया कि वो सहने नहीं सकने लगी, ठीक है। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा पेट में बड़ा फोड़ा है, और डॉक्टर ने क्या कहा, पेट में बड़ा सा फोड़ा हो गया है ना, ऑपरेशन करना होगा। क्या कहने लगे, ऑपरेशन उसे करना होगा। क्या आपके साथ कोई है, ऐसा डॉक्टर ने पंडिताइन से पूछा, अकली बुआ से पूछा कि क्या आपके साथ कोई है। तो उसने कहा मेरा कोई नहीं है बेटा। बुआ बोली मैं अकेली हूँ। वो क्या बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ऐसा। पास खड़े 3 आदमी बोल उठे। देखिए पास खड़े 3 आदमी थे, वे बोल उठे, ऐसा ऐसा ना कहो बुआ जी, हम सब आपके ही तो हैं, हम सब आपके ही तो हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब हम लोगों का नाम लिख लें, सुरेश सिंह, रघुवीर, गणेश, ठीक है। और उन तीनों ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब हमारा नाम, हम तीनों का आप नाम लिख लो, हमारा नाम है सुरेश सिंह, रघुवीर और गणेश। आवश्यकता पड़ने पर गांव के और भी लोग इनके साथ होंगे, ठीक है। और वे क्या कहते रहे उन लोगों को कि अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे गांव के लोग इनके साथ होंगे, है ना। आज ही तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो भले ही आपका जीवन कठिनाई में जाएगा, लेकिन आप अमर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। आपको जिंदगी भर नहीं भूला जाएगा, आपको आपका कोई ना रहते हुए भी आपके बहुत से रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप अपने को देखते रह जाइएगा तो आप अपने में ही घुल मिल के रह जाइएगा, लेकिन आप अगर अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचिएगा तो आपके एक नहीं हजारों लाखों में आपके चाहने वाले होंगे, ठीक है। इसी से पता चल रहा है। तो आज ही ऑपरेशन होगा, ऐसा उसने पूछा। आप लोग खून का इंतजाम तुरंत कीजिए, ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर ने क्या कहा कि आज ही ऑपरेशन होगा, आप खून का इंतजाम कीजिए, खून का इंतजाम तुरंत कीजिए, ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा, ठीक है। यह खबर गांव में बिजली की भांति दौड़ गई। अब क्या हुआ, यह खबर जो है कि खून की जरूरत पड़ेगी और आज ही ऑपरेशन होगी, ये बात पूरे गांव में फैल गई कि अकली बुआ को खून देना है, ठीक ना, और उनका आज ऑपरेशन होने वाला है। ओके, देखते देखते मर्द औरतों की जमघट अस्पताल पर लग गई। मतलब पूरे गांव में लोग, एकदम पूरे गांव के लोग अस्पताल के सामने आ गए, सभी लोग कि मैं खून दूंगा, मैं ऐसा, मतलब सभी मदद के भाव से आ गए। अब देखिए बड़े डॉक्टर आए, पूछा यह भीड़ कैसी।
जो डॉक्टर थे उसके अलावा और बड़े डॉक्टर आए और जो मेन हेड थे वो आए और कहे कि ये भीड़ कैसी है, क्यों भीड़ लगा है यहाँ, हम सभी अपनी बुआ को अपना खून देंगे। ऐसा गांव के लोग क्या कहने लगे कि हम अपनी बुआ को अपना खून देंगे, ऐसा कहने लगे। ठीक है, क्या आप सभी खून देंगे, ऐसा क्या आप सभी अपना खून देंगे, ऐसा पूछा डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब, इतना क्या, डॉक्टर साहब इतना क्या, पूरा गांव खून देने हेतु यहाँ दौड़ पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतना क्या, पूरा गांव खून देने हेतु यहाँ दौड़ पड़ेगा, यह बुआ तो तो हमारे गांव की जान है। और क्या कहने लगे लोग कि यह बुआ तो हमारी गांव की जान है। भाई साहब, ये कहानी पढ़ के मुझे क्या रोना आ रहा है, ठीक है ना, और थोड़ी भावनाओं में मैं बह जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, गांव के लोगों के लिए अपना खून पसीना एक करती है। डॉक्टर आश्चर्यचकित, ऐसी भी इंसानियत, ऐसा डॉक्टर सोचने लगे कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है ना, ऐसा डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच रहीम खां गांव से दौड़े दौड़े आए। इसी बीच उसी के दौरान क्या हुआ कि रहीम खां एक थे जो कि गांव से दौड़े दौड़े आए, भीड़ को चीरते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। ठीक है ना, और क्या बोले कि डॉक्टर जी पहला नाम मेरा लिखिए। क्या कह रहे हैं कि पहला नाम मेरा लिखिए। बोलिए क्या नाम है। पास खड़े गणेश ने कहा इनका नाम रहीम खां है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप रहीम भाई लिखिए। क्या कह रहे हैं कि रहीम खान मत लिखिए, रहीम भाई लिखिए। ठीक ना। डॉक्टर मुस्कुराया, बोला आइए आपका ब्लड टेस्ट लें। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला आइए आपका ब्लड टेस्ट ले लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि ब्लड आपको डोनेट करने से पहले क्या करना होता है, ब्लड टेस्ट कर लेना होता है कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या संयोग, इनका खून बुआ के खून से मेल खा गया। ऐसा संयोग हुआ कि इनका खून जो था बुआ के खून से बिल्कुल मैच खा गया। ठीक है ना, अब तो रहीम भाई बेहद खुश। अब रहीम भाई बड़ा खुश हो गए कि मेरा खून जो है वो मैच कर गया, किससे, पंडिताइन से, अकली बुआ से। ठीक है, बोले आखिर दो इंसान का जो खून है एक सा ही होगा ही। देखिए, भले वो रहीम खां थे और ये पंडिताइन थी, तो क्या खून मैच नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के जो समाज में पंडित, सबसे हमारे समाज के खत्म लोग जो हैं, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा यदि मेरे वीडियो को कोई देख रहे हैं, कोई भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कि पंडित, पुरोहित और जो मौलवी, ये जो गुरु अपने आप को मानते हैं ना, ये बहुत गंदा फैला दे रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग सही धर्म की ओर जाइए, सही चीज़ों को जानिए। ठीक है, अपने से कोई भी चीज़ों को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी अंतर नहीं है भाई, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ में भी अंतर नहीं है। सभी यही हाड़, मांस, खून और चमड़ी, एक ही चीज़ का सब बने हुए हैं। ठीक है ना, केवल हम लोग अलग अलग एक सत्य को ही अलग अलग रूप में मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप भले ही मानिए, भले ही आप गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, और आप गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़िए, अन्य तरह के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ पढ़िए, लेकिन एक दूसरे से लड़िए मत, झगड़िए मत, सब एक हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अन्य लोगों ने भी खून दिया, और उसके साथ साथ रहीम के साथ साथ अन्य लोगों ने भी खून दिया। इधर ऑपरेशन हो रहा था, उधर लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, और उधर लोग सुंदरकांड का पाठ करने लगे कि अकली बुआ का जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ठीक ना, पाठ कर रहे थे और मंदिर प्रांगण में इनके नाम पर हवन हो रहा था, इनके नाम पर, अकली बुआ के नाम पर। ऑपरेशन सफल हुआ, बुआ ठीक होने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर रहीम भाई आग्रहपूर्वक बुआ को अपने घर ले आए। सप्ताह भर इनके घर के छोटे बड़े सभी ने दिल से बुआ की सेवा सुसुबा की। ठीक है, गांव वाले भी यह सौहार्द देखकर चकित रहे। रहीम भाई का कहना था कि बुआ की सेवा करना हमारे परिवार का फर्ज था, कोई एहसान नहीं। मेरा बेटा 10 दिनों तक मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था, दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था, हम लोग निराश हो रहे थे। ठीक है, वो अपनी बात बता रहे हैं रहीम जी कि उनका बेटा क्या था, 10 दिनों से बिल्कुल मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था, दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था, हम लोग निराश हो गए थे। बुआ ने सुना, खुद तुरंत आई, देखा। ठीक ना, बुआ ने देखा मेरे बेटे को और बोली हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, उम्मीद करती हूँ बुखार उतर जाएगा, ऐसा बोली। ठीक है, बुआ ने दवा खिलाना शुरू किया। रात हुई तो बोली मुझे एक चटाई दे दीजिए, मैं रात को बच्चे के पास ही रहूंगी, ऐसा बोली। ठीक है, सोचिए, उस रात इन्होंने कुछ नहीं खाया, रात भर जग कर बच्चे के सर पर दवा का लेप चढ़ाती रही। ठीक है, बीच बीच में जड़ी बूटी का काढ़ा, गोली देती। सुबह होते ही बच्चे ने आंख खोल दी, बुखार भी कम होता नजर आया। बुआ खुश होकर बोली कल तक बुखार उतर जाएगा। ठीक है, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, यह काढ़ा गोलियां मैं रख कर जा रही हूँ, आप बिन नागा दिन के 4 बार देते रहिए। आप बिन नागा मतलब बिना अंतराल किए नहीं छोड़िएगा खिलाना, मतलब रेगुलर देने के लिए कह रही है। ठीक है, बिना नागा किए दिन में 4 बार देते रहिए। शाम को बुआ फिर आई, बच्चे की हालत बेहतर हो रही थी, इन्होंने और दवाइयाँ दे दी, और वे क्या की और दवाई दे दी उनको। ठीक है, तीसरे दिन ज्वर बिल्कुल उतर गया, हम सभी बेहद खुश हुए। तहे दिल से मेरा सारा घर बुआ को दुआएं दे रहा था। भला ऐसा एहसान कौन भुला सकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं भुला सकता है। बुआ जी हमारी असली बुआ बन गई, और तब तो वह रिश्ता
खून में ही बदल गया है। ठीक है, रहीम अपने बड़े फ़क्र से कहते हैं, रहीम भाई बड़े फ़क्र से कहते हैं, ठीक है, कि अब तो ये रिश्ता खून में ही बदल गया, ऐसा बड़ा फ़क्र से कहते हैं रहीम भाई। भेदभाव छोड़ ऐसा पारिवारिक सौहार्द देखकर गाँव के लोग भी प्रसन्न हो गए, गाँव के लोग भी बड़ा खुश हो गए कि ऐसा कोई हो सकता है गाँव में, है ना? परस्पर बात करते हैं, यही तो वास्तविक मानवीय रिश्ता, ठीक है ना? तो परस्पर बात करते हैं, यही तो है वास्तविक मानवीय रिश्ता। मानव का असली रिश्ता तो यही है भाई, ठीक है ना? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये नेता, ये अपने आप को तथाकथित बाबा या पुरोहित या जो भी मानने वाले लोग हमें लड़ाते रहते हैं, ठीक है? जिसके लिए आज समाज आतुर है, ठीक है? एक दूसरे को हीन भावना से मत देखिए, सभी लोग एक समान हैं, ठीक है ना? मेरा यही कहना है। इस कहानी को किसने लिखा था? श्रीनाथ सहाय जी ने लिखा था। ओके, आगे देखिए, यह कहानी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली एक महिला के जीवन पर जब संकट आता है तो समाज के हर वर्ग का सदस्य उस महिला की यथाशक्ति सहायता करता है, ठीक है? समाज में कभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग की भावना को यह कहानी बल प्रदान करती है, ठीक है? अब देखो, हम लोग अभ्यास को करते हैं पाठ से। पहला क्वेश्चन क्या है? अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कड़ी अनुभव कहने का क्या कारण था? अकली बुआ को ऐसा लोग क्यों कहते थे? अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कड़ी अनुभवी कहने, पढ़ी नहीं कड़ी अनुभवी मतलब बहुत अच्छा अनुभवी थी, ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो क्या थी? अपने अनुभवों से बहुत अक्लमंद थी। अपने पिता के वैद्य वाली शिक्षा का उन्हें अनुभव था, साथ ही अपने पति का जो पंडित वाला जो भी ज्ञान था उसका अनुभव था, ठीक है ना? इसलिए वो पढ़ी नहीं कड़ी अनुभवी थी, ठीक? जो पंडित जी के पतरा व पंडिताइन का अचरा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी? ऐसा इसलिए कहती थी कि आपका सारा ज्ञान वो कहती थी कि आपका सारा ज्ञान तो मेरे ही आंचल में है, ऐसा वो कहती थी, ठीक है ना? आपका जितना भी ज्ञान है वो मेरे आंचल में ही, ऐसा कहती थी, ठीक है? पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था? वे समाज कल्याण के लिए काम करती थी, लोगों का सेवा किया करती थी, परामर्श दिया करती थी, कोई भी लोगों को कोई भी बीमारियों का नुस्खा बताया करती थी, ठीक है? आगे, बुआ के ऑपरेशन के समय खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? क्योंकि अकली बुआ ने हर लोगों की, गाँव के हर एक लोगों का मदद की थी, ठीक है ना? और साथ ही वे बिना मांग किए, बिना शर्त के वे मदद किया करती थी, ठीक है? पाठ से आगे, कहानीकार ने इस कहानी का शीर्षक मानवीय रिश्ता रखा है। आप कोई नया शीर्षक दीजिए, ठीक है? नया शीर्षक और क्या हो सकता है? मानवीय रिश्ता, मानव का कैसा रिश्ता है, ये कहानीकार ने दिया है। हमारा जो यहाँ का शीर्षक हो सकता है वे आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम कह सकते हैं कि सब एक हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक शीर्षक दे सकते हैं हम लोग, सभी एक हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? रहीम भाई के घर के बड़े छोटे सभी सदस्यों ने बुआ की सेवा शुश्रूषा की, ठीक है? सुसहर्षा की। यदि आप रहीम भाई के परिवार के सदस्य होते तो बुआ की शुश्रूषा किस प्रकार करते? ठीक ना? किस प्रकार आप सेवा करते? बिल्कुल उसी तरह करते जिस तरह उन्होंने किया, ठीक है? उनकी देखभाल करते, उनको खाना पीना देते, उनकी शरीर का देखभाल करते, है ना? आप गांव या मोहल्ले में किसे अपना या अपने परिवार का साथी एवं सहयोगी मानते हैं और क्यों? तो ये आप अपने अनुसार लिखना है, ये पाठ से आगे का है। वैसे मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तो यही तो है वास्तविक मानवीय रिश्ता जिसके लिए आज समाज आतुर है, ठीक है? आज आप मानवीय रिश्तों से संबंधित अपने आसपास के किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। मानवीय रिश्ता से रिलेटेड एक घटना का आप वर्णन कर सकते हैं। ऐसा कोई आपके गाँव में है या ऐसा कभी ऐसा हुआ है जो जिसके लिए पूरे गाँव के लोग चले गए हों मदद के लिए? तो वैसा आप उदाहरण लिखिए यहाँ, ठीक है? देखिए मैंने आपको सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पुस्तक में पढ़ी या फिल्म में देखी किसी आपसी प्रेम और सौहार्द वाली घटना को लिखिए, ठीक है? लिखना है आपसी प्रेम वाली जो सौहार्द होती है उसे लिखना है। अनुमान एवं कल्पना, अब इसे देखिए क्या है? अकली बुआ के प्रति विद्वान पंडित थे। अकली बुआ के पति कौन थे? विद्वान पंडित थे, ठीक है? बुद्धिमान पंडित थे। यदि उनका स्वर्गवास नहीं हुआ होता तो अकली बुआ के दिन किस प्रकार बीतते? लिखिए।
अकली बुआ का दिन किस तरह बीतता? वो तो हमेशा से ही समय निकाल करके लोगों को परामर्श दिया करते थे और कल्याणकारी काम किया करते थे। अच्छा जीवन बीतता, ठीक ना? अकली बुआ शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ठीक है? पढ़ी नहीं थी लेकिन कड़ी अनुभवी थी, मतलब बहुत अनुभवी थी। क्या का अनुभव थी? वो वैद्य का अनुभव थी, वे पंडित जी का ज्ञान का अनुभवी थी। किंतु पति की संगत से उन्हें अच्छा सांसारिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। यदि वे शिक्षित होती तो और क्या-क्या कर सकती थी। वे और ज़्यादा कल्याणकारी काम कर सकती थी, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपना सेवा दे सकती थी। अकली बुआ को खून देने के लिए पूरा गाँव तैयार था, जिससे डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर के आश्चर्यचकित होने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? कि किसी एक के लिए इतने लोग भीड़ हो गए एक साथ, पूरे गाँव के लोग उठ कर के आ गए, उससे डॉक्टर क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है? आवश्यक पड़ने पर बुआ रात भर किसी बीमार व्यक्ति के घर रुककर सेवा शुश्रूषा करती, ठीक है? शुश्रूषा करती थी। परिचारिका मतलब नर्स भी अस्पताल में बीमारी की सेवा करती हैं। बुआ और परिचारिका मतलब नर्स की सेवा करने में क्या समानता है? क्या एक जैसा है? वो भी क्या करती है जब तक पेशेंट जो होता है, जो मरीज़ होता है वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक नर्स उन्हें छोड़ते नहीं हैं, भले ही जितना भी रात हो जाए, ठीक है? ये नर्स हमारे अभी नर्स हमारे लिए एक अकली बुआ के जैसे हैं, ठीक है? नर्स भी हमारी बहुत सेवा करते हैं। भाषा संदर्भ क्या है? मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ, पंडित जी महाराज। ऊपर दिए गए वाक्य में मैं का प्रयोग बुआ के लिए और आपसे का प्रयोग पति पंडित जी के लिए हो रहा है, ठीक है? मैं का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? वो बुआ के लिए हो रहा है और आपसे आपसे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? मैं आपसे आपसे मतलब पंडित जी को कह रही है, ठीक है? जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब सर्वनाम का प्रयोग क्या के लिए हो? कहने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए। कहने वाले के लिए प्रयोग हो या सुनने वाले के लिए प्रयोग हो या किसी तीसरे के लिए प्रयोग हो। जैसे कि कहने वाली कौन है? मैं आपसे, मैं। ये कौन है? मैं। कहने वाली कौन है? पंडिताइन है। और सुनने वाला कौन है? पंडित है, आपसे, ठीक है? तो कहने वाले या सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए प्रयोग हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप नीचे उनके नीचे रेखा खींचिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें तीनों तरह के सर्वनाम हैं, आपको देखना है। कहने वाला भी है, सुनने वाला भी है और एक आपका तीसरा कोई भी है, अन्य कोई तीसरा भी है, तीसरे के लिए भी है, किसी तीसरे के लिए भी है। एक दिन राम और रहीम कोयल नदी के किनारे किनारे बैठकर शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने मतलब कौन? राम ने और रहीम ने, ठीक है? तो उन्होंने को टिक कर देना है क्योंकि ये दो लोगों के लिए बात कर रहा है। देखा कि एक दुबला पतला आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर मतलब कौन? ये दोनों को कहा जा रहा है, राम और रहीम। किसको टिक कर देंगे? उनकी को टिक कर देंगे, उन्होंने को टिक कर देंगे और चला आ रहा था। पास आकर उसने मतलब कौन? ये एक दुबला पतला आदमी, ठीक है? एक दुबला पतला आदमी, तो उसने भी हो जाएगा। बड़े दैंता स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं किसके लिए कहा जा रहा है? मैं मतलब ये दुबला पतला आदमी ने कहा, तो ये मैं को टिक कर देंगे, ठीक है? क्या आप मुझे क्या आप किसको कहा जा रहा है? राम और रहीम को, ठीक है? तो आपको टिक कर देंगे। मुझे किसे कहा जा रहा है? ये दुबला पतला आदमी को, इसे भी टिक कर देंगे। कुछ खाने को दे सकते हैं ऐसा, ठीक है? तो टिक हो गया। ऐसे सारा उत्तर लिखा गया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन आप खुद से पहले बनाने का कोशिश करें, फिर आप मिलान करें कि सही बना या नहीं बना है, ठीक है? कभी भी किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। बताइए, आप जानते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर ही क्यों रहे हैं? क्यों हमें पढ़ना जरूरी है? हम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मन में जितने भी सवाल उठते हैं उसे हम जान सकें, ठीक है ना? ओके, अब देखिए, अकली बुआ मृदभाषी औरत, निपुण वैद्य, कड़वी दवा दवा अकली बुआ जो थी वो अकली बुआ, मृदुभाषी औरत, निपुण वैद्य, कड़वी दवा। यहाँ रेखांकित शब्द अकली, मृदुभाषी, निपुण तथा कड़वी क्रमशः बुआ, औरत, वैद्य और दवा की विशेषता यानी गुण बताते हैं। देखिए, अकली किसका गुण बता रहा है? बुआ का गुण बता रहा है। मृदुभाषी एक औरत का गुण बता रहा है। निपुण वैद्य का गुण बता रहा है कि वो निपुण है। दवा, कड़वी दवा, तो दवा का गुण कौन बता रहा है? ये कड़वी बता रहा है कि दवा कड़वी है कि मीठी है, ठीक है? ओके, इसलिए ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा शब्द जो क्या किसी संज्ञा का गुण को बताए तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं और गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के हर तरह के गुण आते हैं। आप भी 5 गुणवाचक विशेषण लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। 5 गुणवाचक विशेषण लिखना है, ठीक है? तो देखिए, मैंने लिखा है 5 गुणवाचक विशेषण। सुंदर फूल बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। ईमानदार, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है? अब फूल का गुण कौन बता रहा है? सुंदर से बताया जा रहा है। व्यक्ति का गुण को क्या बता रहा है? ईमानदारी से। बहादुर, सिपाही का गुण क्या है? बहादुर है। मीठा, आम का गुण क्या है? मीठा है। तेज, हवा का गुण क्या है? तेज है, ठीक है? तो ये गुण हो गया। कुछ करने को, डॉक्टर मुस्कुराया।
बोला आइए इसका ब्लड टेस्ट कर लें और क्या संयोग इनका खून बुआ के खून से मेल खा गया, मतलब मैच हो गया। यहाँ खून से मेल का अर्थ दो लोगों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप एक होना। आप अपने साथियों और टोले मोहल्ले के लोगों की सूची बनाइए तथा उनके रक्त समूह ब्लड ग्रुप पता कर लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले, गांव में किनकी किनकी एक जैसा ब्लड ग्रुप है वो आप पूछ करके लिख सकते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ पार्क में घूम रहा था, ठीक है। एक छोटा बच्चा क्या कर रहा था, अपनी माँ के साथ पार्क में घूम रहा था। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति का पर्स गिर गया। अब छोटा बच्चा अपनी माँ से पार्क में घूम रहा था, उसी समय बूढ़े व्यक्ति का पर्स गिर गया। जब वह उसके पास से गुजर रहे थे, ठीक ना, किसके पास से, वो छोटा बच्चा और माँ जो पार्क में घूम रही थी, उन लोगों के पास से जब वो बूढ़ा आदमी गुजर रहा था तब उसका पर्स गिर गया, ठीक है। अचानक बच्चे की नजर पर्स पर पड़ी। लड़का पर्स उठाकर बूढ़े व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ा। लड़का क्या किया, पर्स उठा करके बूढ़े व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ा। ओके। एक बूढ़ी महिला बाजार से बहुत सी सब्जियां और राशन का सामान लेकर जा रही थी। एक बूढ़ी महिला क्या की, बाजार से बहुत सी सब्जियां और राशन का सामान लेकर जा रही थी। उसे चलने में मुश्किल हो रही थी, ठीक ना। पर वह किसी तरह अपना सारा सामान साथ लिए चल रही थी। आसपास से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक ना। तभी एक नौजवान लड़का नम्रता से उनसे पूछता है कि क्या वह उनकी कुछ सहायता कर सकता है। बूढ़ी महिला उसे धन्यवाद देते हुए सामान सौंप दी, ठीक है। वह लड़का उनका सामान उठाने में और रिक्शा की प्रतीक्षा करने में सहायता करता है, ठीक ना। अब आप यह बताइए कि वह बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति को उनका पर्स नहीं लौटाता तो क्या होता। वह बूढ़ा क्या हो जाता, परेशान हो जाता और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, ठीक है, पैसे की कमी की वजह से। उस बच्चे ने पर्स क्यों लौटाया, क्योंकि उनको ऐसा शिक्षा दिया गया था कि दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए और शायद वह बच्चा उनकी परवरिश ही वैसे हुई थी, ठीक है। और बच्चे के मन में तो कोई खोट नहीं होती है कि क्या चोरी करना है, कैसे क्या करना है। तो बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। नौजवान लड़के ने बूढ़ी औरत की सहायता क्यों की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और कोई लाचार व्यक्ति है तो उनकी सहायता तो करनी ही चाहिए, है ना। हम अपने जीवन में ऐसी बातों को किस प्रकार सीखते हैं, वो दूसरों से देख करके ही सीखते हैं, या किताबों से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, ठीक है। जंगल के गांव में एक पढ़ने के लिए है, ये हम लोग इसे भी पढ़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, जंगल के गांव में चढ़ाई जितनी कठिन और जितना समय लेने वाली, ढलान उतनी ही रपटीली। चढ़ाई जितनी कठिन थी, मतलब शायद किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गांव है, क्या है, जंगल के गांव में, ठीक ना। चढ़ाई जितनी कठिन और जितना समय लेने वाली, ढलान उतनी ही रटपट थी। जैसे कि जितना चढ़ान था, चढ़ने में हार्ड था, उतने ही ढलान था जिससे कि सट से आप नीचे आ सकते थे, रपटीली, ठीक है। पहाड़ से उतरते पता ही नहीं चला कि विद्रोही सर की कहानी पहले ही खत्म हुई कि ढलान, ठीक है। पहाड़ी से उतरते पता ही नहीं चला कि विद्रोही सर की कहानी, जो विद्रोही सर की कहानी बताया जा रहा था, वो कहानी पहले खत्म हुई या ढलान पहले खत्म हुआ, ठीक। जानते हैं राजेश दा, इस जंगल के बारे में कहा जाता है, ये आपस में बात कर रहे हैं शायद दो व्यक्ति, ठीक है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि जानते हैं राजेश दा, इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि आपका रंग बदल देता है, कि ये क्या करता है, ये जंगल आपका रंग बदल देता है। अगर आप गलत नियत से इस इलाके में घूम रहे हैं तो जंगलवा में घुसते आपकी देहिया का रंग एकदम सफ़ेद चरका हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल देहाती भाषा में बात किया जा रहा है, चरका हो जाएगा देहिया, ठीक है ना। जंगलवा में घुस के, ठीक है, जंगलवा में घुसते आपकी देहिया का रंग एकदम सफ़ेद चरका हो जाएगा। अगर नियत ठीक है तो देहिया सोना जैसा चमकने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी से नीचे पतरा टाड़ के बाद जंगल की गहरी हरी काई रंग की पट्टी दिख रही थी। खिले पलाश सेम्बल उस गहरी हरी चादर पर जोगिया लाल छींटे थे, ठीक है ना। खिले क्या थे, जैसे ही उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरी तो गहरी एक हरी काई रंग की पट्टी दिख रही थी और खुले पलाश सेमल और गहरी हरी चादर पर जोगिया लाल छींटे थी, ठीक है ना। इस चौड़ी काई रंग के कैनवस पर जोगिया लाल रंग की कूंची फेरी हुई थी, ठीक है। नजरें हट नहीं रही थी, मतलब इतना सुंदर दिख रहा था कि नजर हटाया नहीं जा रहा था उन लोगों का, ठीक है ना। हट नहीं रही थी। लगा वहीं बैठकर थोड़ी देर निहारते रहे, लेकिन वीरेन अब बैठने को तैयार नहीं। एक कोई वीरेन है जो कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं था। ऊंचे ऊंचे साखू गमहार, ऊंचे ऊंचे क्या थे, सखुआ का पेड़ था, गमहार का पेड़ था, पूर्णिया पुरखे, पतनार पीपल बरगद पाकड़ इमली आम सेमल ने जंगल को ऐसे ढक रखा था कि सूर्य की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। वे तरह तरह के हरी पत्तियों से छनती, हड़बड़ाहट से टहनियों से टकराती नीचे जमीन पर धड़ाम से आ गिरती थी, ठीक है। कौन, सूर्य की
रोशनी किरण, ठीक है। होश आने पर घास झाड़ियों पर दम भर को सुस्ताती दिख रही थी, ठीक है। और होश आने पर क्या हो रही थी, घास झाड़ियों से दम भर को सुस्ताती दिख रही थी, ठीक। जिन सूर्य किरणों को इतनी पिटाई धुलाई के बाद आना अपना ही रंग उड़ गया हो, उनकी क्या बिसात हो, बिसात बिसात जो दूसरों को रंग उड़ा दे, ठीक है ना। खुद सूर्य की रोशनी ही बड़ा मुश्किल से जमीन पर पड़ पा रहा है, इतना वृक्ष का जो पत्ता है, तो दूसरों को वह क्या मारेगा, खुद ही इतना मार खा रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, यह संयोग ही था कि मैं सेमल गाछों के नीचे से गुजर रहा था। ये संयोग ही था कि मैं क्या कर रहा है कि सेमल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। टहनियों से टकराती जो किरण मेरी देह पर सुस्ताने के लिए परसी, उनका खुद का रंग बदला हुआ था और वीरेन को लगा कि मेरी देह का रंग बदल गया है, ठीक ना। एक वीरेन है और एक व्यक्ति है, ठीक है। एक राजेश दा है, एक वीरेन है, ठीक ना। ठीक, वह सुनहरा सोना हो गया। शायद 3 व्यक्ति हैं, एक वीरेन है, एक राजेश दा है और एक जो बात कर रहा है वो एक अलग व्यक्ति है। नाला पार करने के बाद जो पतरा मतलब झीना जंगल मिला, उसमें दूसरे तरह के पेड़ थे। उसमें क्या थे, दूसरे तरह के पेड़ थे। हालांकि सेमल अभी यहाँ भी खूब थे, सेमल यहाँ भी बहुत खूब थे। सेमल के कारण ये गांव का नाम एदल हाथू पड़ा था और इसी सेमल के कारण उस गांव का नाम क्या पड़ गया, एदल हाथू। सेमल को क्या कहते हैं, एदल कहते हैं और इसीलिए गांव का नाम होता है हाथू, ठीक है। सेमल को एदल कहते हैं और गांव को कहते हैं हाथू, इसीलिए सेमल बहुत ज्यादा था, इसीलिए एदल हाथू कह दिया गया, सेमल वाला गांव कहा गया, एदल हाथू पड़ा था। जैसे आम मतलब अली का पेड़ ज्यादा तो अली हाथू, ठीक है। हाँ, अली अगर आम का पेड़ ज्यादा है तो अली हाथू, क्योंकि आम को अली कहते हैं और गांव को हाथू कहते हैं, इसीलिए अगर आम ज्यादा है तो अली हाथू, ठीक है। जोजो मतलब इमली, जोजो मतलब क्या होता है, इमली। गाछ ज्यादा होंगे तो गांव टोले का नाम जोजो हाथू, और जो गांव में इमली के पेड़ ज्यादा है तो उन गांव को जोजो हाथू। आम का पेड़ ज्यादा है तो उली हाथू और सेमल का पेड़ ज्यादा है तो एदल हाथू हो जाएगा, ठीक है। महुआ ज्यादा हो तो मधुकम टोली, ठीक है ना। अगर महुआ ज्यादा है तो मधुकम टोली का नाम से जाना जाएगा। ठीक वैसे ही यह गांव एदल हाथू था क्योंकि सेमल ज्यादा था। झारखंड में इस तरह नाम रखे जाते हैं, आप समझ में आ रहा है ना कि क्योंकि झारखंड तो जंगलों का पूरा राज्य है, तो जिस जंगल में ज्यादा जो पेड़ होंगे उसी तरह से उनको नाम रख लिया जाता था। यदि सेमल का नाम ज्यादा है तो एदल हाथू, क्योंकि सेमल मतलब एदल और गांव मतलब हाथू, तो सेमल वाले गांव, ठीक है ना, तो एदल हाथू। यदि इमली का पेड़ ज्यादा है तो जोजो हाथू, और यदि आपका महुआ का पेड़ ज्यादा है तो मधुकम टोली, ठीक है ना। और यदि आम का पेड़ ज्यादा है तो अली हाथू, ऐसा रख दिया जाता था। ओके, गांव दिखने लगा था। डहर मतलब रास्ता को कहा जा रहा है। डहर में ही एतवा मुंडा से भेंट हुई। डहर में ही क्या हुआ, एतवा मुंडा से भेंट हो गया। ओके, वीरेन ने परिचय पाती करवाया। परिचय पाती मतलब इंट्रोडक्शन कराया, आपस में बातचीत कराया, ठीक है ना, करवाया। जोहार हाथ जोड़ी हुई, ठीक है ना, जोहार किया, हाथ जोड़ी हुई, हाथ मिलाया। हम नीरज पहान के द्वारे पर पहुंचे और नीरज पहान के द्वारे पर पहुंचे। अद्भुत स्वागत, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। द्वार के बगल में बिछे खटिया पर बैठाया गया। द्वार मतलब दरवाजा के बगल में जो खटिया था उसमें बैठाया गया। तभी 2-3 किशोरियां आई, और 2-3 किशोरियां मतलब 2-3 लड़कियां आई, है ना, किशोरियां लड़कियां आई, और पीतल के चमकते 2 कठौत और कांसा के 2 बड़े लोटा में ठंडा पानी लाई, ठीक है ना। पीतल के चमकते 2 कठौत लाई। पीतल एक धातु है, उस धातु वाले जो कठौत मतलब एक तरह का बर्तन है, ठीक है ना। इस तरह का बर्तन होगा, इस तरह का बर्तन है, ठीक है। इस कठौत लाई, चमकता हुआ पीतल का बर्तन लाई, और कांसा के 2 बड़े लोटे लाए, और कांसा के क्या लाए, 2 बड़े लोटे भी लाए, ठीक ना। इस तरह के लोटे भी लाए, 2 बड़े लोटे लाए, ओके। और उसमें ठंडा पानी था, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, कठौत में हम लोगों के पैरों को बड़े आग्रह से रखा गया, और कठौत में पैरों को रखा गया बड़ा आग्रह से, बड़ा इज्जत के साथ, और खूब आराम से धीरे धीरे धोया गया, और धीरे धीरे धोया गया। फिर करंज तेल से पैरों को सार कर एक बार फिर ठंडे पानी से धुलाई हुई। और फिर क्या हुआ, करंज तेल से पैरों को धोया, पहले तो पैरों को धोया गया ठंडे पानी से, फिर करंज तेल लगाया गया, फिर से पानी से धोया गया, ठीक है, पानी से धुलाई हुई। अंत में जब साफ धुली गमछी में पैर पोछे गए तो लगा जादू हुआ हो, ठीक है ना। थकान पूरे गायब हो गए। मिट्टी का विशाल मकान, 3 आंगन, 13 कोठरी वाला वीरेन की रमा दी यानी रमा पोदार, ठीक ना, रमा पोदार से भेंट हुई, ठीक है। गेहुआ खुलता रंग, नाक आंख चेहरा मोहरा साधारण किंतु लंबी छरहरी, ठीक। व्यक्तित्व में कुछ खास बात थी। पहली नजर पड़ते ही खूब पढ़ी लिखी स्मार्ट महिला दिखी, ठीक है। पहले नजर में बड़ा खूब स्मार्ट पढ़ी लिखी नजर दिखी। तीसरा आंगन पार कर के पूरब की तरफ बड़ी सी कोठरी खोल दी गई, पूरब की तरफ बड़ी सी कोठरी खोल दी गई। पीछे बाड़ी में खूब ठंडा पानी वाला कुआं। बाड़ी में क्या था, बाड़ी मतलब जहाँ कुछ लगाया जाता है, खेती बाड़ी किया जाता है, उस बाड़ी में
खूब ठंडा वाला कुआं, खूब ठंडा पानी वाला कुआं था। बाल्टी भर भर के मन भर नहाए, और क्या किया गया, बाल्टी भर भर करके मन भर नहाया गया। इसके बाद भोजन थाली के उठे तो सोने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। जैसे ही वो नहा करके भोजन जैसे किया उन्होंने, और सोने के अलावा उन्हें कुछ सूझने नहीं लगा। नींद खुली तो 2 बज रहे थे, ठीक है ना? वीरेन मुझसे पहले उठ गया था, और वीरेन क्या हुआ था, पहले ही उठ गया था। पानी वानी पी रहा था कि गिलास में चाय लिए हुए वीरेन साथ में रमादी, ठीक है ना? वीरेन और रमादी साथ में चाय पी रहे थे। नीरज के बारे में पता लगा कि वो अभी रोगहर की भूमिका में होंगे, और होम्योपैथी के हाथ आजमाते हुए, ठीक है? देसी जड़ी बूटी वाले इलाज को नीरज होम्योपैथी बोलते थे, ठीक ना? एलोपैथी को क्या कहते थे, होम्योपैथी कहते थे। शाम को गेंदा मैच, हॉकी मैच के रेफरी की भूमिका में, और रात में इस गांव में उस गांव में अखाड़ा सब में घूमते हुए सुनन सुंदर सुरंग सुरंग नाच गीत के बाद उपदेशक का रोल निभाते हैं, ठीक है? अ, ओके, कौन करते हैं इसे, नीरज कहते हैं, ठीक है ना? नीरज क्या करते हैं, शाम को गेंदा मैच, हॉकी मैच के रेफरी की भूमिका निभाते हैं, और रात में इस गांव से उस गांव आखड़ा सब में घूमते हुए सुनन सुरंग नाच गा गीत के बाद उपदेशक का रोल निभाते हैं, ठीक? साक्षात बिरसा भगवान। रमादी बता रही थी कि साथ में अमरेंद्र और एतवा रहते हैं। तबीयत ठीक रही तो रामेश्वर बाबा भी रहते हैं। किशन सर के साथ हुए हादसे के बाद बाबा की तबीयत क्या हुई, ठीक नहीं रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं। कभी कभी दो दो दिन कुछ नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलेंगे तो खूब बोलेंगे। नीरज दा, ऐसा कौन कह रही है, ऐसा कह रही है रमादी कह रही है, ठीक है ना? किशन के बारे में, किशन सर के साथ हादसे के बाद हादसे के बाद बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, और कभी कभी दो दो दिन कुछ बोलते नहीं, जब बोलते हैं तो बहुत खूब बोलते हैं। नीरज दा के घर में थोड़ी ही दूरी पर जेकरांडा का के गांच के पास, गांच मतलब पेड़ के पास, एक बड़ा सा हॉलनुमा घर, नीरज के घर के थोड़ा ही दूर में क्या था, एक बड़ा सा पेड़ के सामने, जेकरांडा पेड़ के सामने एक हॉलनुमा घर था। जेकरांडा को देखते विरोधी सर की डायरी के पन्ने याद आ गए। जैसे ही जेकरांडा को देखते तो विरोधी सर की जो डायरी के पन्ने याद आने लगे। गौर से उस गांच मतलब पेड़ को देखने लगा। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द जहन मतलब याद आने लगा मन में, जहन में चमकने लगा कि गांच मतलब पेड़ से और डायरी के पन्नों से बैजनी रंग की धारा फिर से बहने लगी हो, और कुहार बनकर चारों ओर छाने लगी हो। सिर को झटका दिया, जादू टूटा, ठीक है ना? सिर को झटका दिया और जादू टूट गया, कि जैसा उसको लग रहा था वह सोचना बंद कर दिया उन्होंने। नीरज पाहन नीरज पाहन के होम्योपैथी घर में घुसते हैं। नीरज पाहन के होम्योपैथी घर में घुसते हैं। 2 लंबे चौड़े गलियारे दिखे। सामने के गलियारे में 15-20 खाटें बिछी थी। सामने के गलियारे में क्या थी, 15-20 खाटें बिछी थी। जब होम्योपैथी है मतलब चिकित्सक है तो वहां तो मरीज आते होंगे, इसीलिए 15-20 खाटें बिछी थी, जिन पर कुछ मरीज नुमा लोग लेटे थे, कुछ बैठे थे। लकड़ी के मोटे चौड़े लट्ठों को हाथ भर की गड़ी टेक पर लिटा कर बेंचों का रूप दिया गया था। जैसे कि इस तरह का ये मान के चलिए कुछ है, उसको नीचे कुछ डंडा टाइप से कर दिया गया था, और इसको बेंच का रूप दे दिया गया। इसमें लोग, बहुत से लोग इसमें भी सोए हुए थे, ठीक है? 30 फुट चौड़े और 40 फुट लंबे उस गलियारे में 60-70 से कम मरीज नहीं थे। वहाँ 60-70 से कम मरीज नहीं थे। गलियारे के आखिरी छोर पर नीरज दा, और गलियारे के आखिरी छोर पर नीरज दा और उसके रामेश्वर सर एक बड़ी सी खाट पर थे, ठीक है? आखिरी छोर पर नीरज दा और रामेश्वर बड़ी सी खाट पर पड़े हुए थे। सामने के बेंच नुमा लट्ठे पर 3-4 मरीज नब्ज थामे, ठीक है ना? आंखें मूंदे नीरज और हमें पहचानने की कोशिश करते सर, ठीक है? करते हुए सर को घुमाएं। नजदीक पहुंचने पर सर की आंखों में पहचान की चमक दिखी। जैसे ही इन्होंने नजदीक पहुंचा तो सर की आंखों में क्या चमक दिखी। नीरज ने भी मुझे पहचान लिया। वीरेन ने पास कोने से एक खाट खींच ली, ठीक है? हम भी पास में बैठ गए। औपचारिक हाल समाचार के बाद मेरी निगाहों में कुछ प्रश्न कुछ संदेह को निगाहों में कुछ प्रश्न कुछ संदेह को भांप। नीरज ने अपनी होम्योपैथी के विषय के इस कार्य व्यापार के बारे में बहुत कुछ बताया। राजेश दा, ऐसा ही अंग्रेजी दवाओं पर कोई संदेह नहीं है। बाकी हमारे पुरखों का मानना था कि अगर वनस्पतियों के कारण हमारा जीवन संभव हुआ है तो वनस्पतियां ही हमारी सीधी बीमारी हरेगी, मतलब बीमारी को कम करेगी, ठीक है ना? वे समक्ष हैं, वे सामने हैं, पेड़ पौधे हमारे सामने हैं, उन्हें हम ले सकते हैं, दवाओं को खरीदने जाना पड़ेगा, ऐसा बुजुर्ग कहा करते थे। केवल हमें उन्हें पहचानना है। पेड़ पौधे या जितने भी जड़ी बूटी हैं वे हमारे सामने हैं, केवल उन्हें क्या करना है, हमें पहचानना है, ठीक है? और क्या कहना था कि वनस्पति, हमारा जन्म जब वनस्पतियों से ही हुआ है तो हमारा जो बीमारियां होंगी वो भी वनस्पतियों से ही ठीक होगा, ऐसा कहा करते थे, ठीक है?
पुरखा मतलब पूर्वज कहा करते थे ऐसा। जैसा कि खुशी में पूरा घर, पूरा टोला और पूरा हतू खुश होता। हतू मतलब गाँव, ठीक है? पूरा हतू खुश होता है। वैसे ही घर में एक के बीमारी पड़ने से पूरा परिवार बीमार महसूस करता है, ठीक ना? यदि एक की खुशी से पूरा गाँव, पूरा टोला, पूरा हतू खुश हो जाता है, उसी तरह एक जब बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार भी बीमार महसूस करने लगता है। इसी मानवीयता एहसास से होड़ो मतलब मानव पैथी को जन्म दिया गया, ठीक है? इसी तरह से किसको जन्म दिया गया? होड़ोपैथी। मतलब होड़ो क्यों कहा गया? होड़ो मतलब मानव, ठीक है? होड़ो मतलब मानव पैथी को जन्म दिया गया। ओके, ऐसे भी हमारे लिए अपने लोगों का नब्ज थामना, नब्ज मतलब नस को थामना, नस को पकड़ना केवल देह के रोग को जानना बताना भर नहीं है। उनकी देह के अलावा अपने देश में जो रोग लगा है, जो विषाणु कीटाणु सब घुस गए हैं, उनके बारे में भी समझाना बताना है। हमारे धरती बाबा बिरसा मुंडा भी यह उपाय किए थे, ठीक है? हम भी वो ही रास्ता पर थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं और वीरेन चहकदमी करते दाहिनी ओर हॉल में पहुंचे। जड़ों कंधों को कूटने पीसने छानने में मगन इतने लोगों को एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है? जड़ों को कंधों को कूटते पीसते एक साथ उतने लोगों को उसने कभी नहीं देखा था, ठीक है? एक खास तरह की लय, एक खास तरह की रिदम के साथ वो कूट रहे थे, चीज़ों को छान रहे थे, है ना? इसे किसने लिखा है? नरेंद्र ने। जो मैं यहाँ जो मैं है वो कौन है? नरेंद्र है। नरेंद्र ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? और वीरेन और राजेश दा 2 अलग व्यक्ति हैं। नीरज अलग एक व्यक्ति है, एक गाँव का मान के चलिए वैद्य है, एक चिकित्सक है, ठीक है? जिसको होड़ोपैथी कहा जा रहा है। होड़ो मतलब मानव का इलाज करने वाला, ठीक ना? अब प्रस्तुत गदय गायब होता देश। प्रस्तुत गदय क्या है? गायब होता देश उपन्यास का एक अंश है। ये क्या है? गायब होता देश का एक अंश है, ठीक? इस गदायंश में हम देखते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, ठीक है? मनुष्य और प्रकृति के बीच बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध है। हमारे चारों ओर उपलब्ध वनस्पतियाँ जहाँ हमें पोषण देती है, वही अवस्था होने पर हमें रोग मुक्त भी कर सकती है। जो हमें पोषण देती है, जो हमें खाने के लिए चीज़ें देती है, वही हमारी रोग को भी मुक्त कर सकती है। इसके लिए हमें केवल उनकी पहचान कर सही उपयोग करना चाहिए कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम करेगा, उसका केवल हमें पता होना चाहिए, है ना? क्लियर है? अब देखते हैं आगे। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक है? यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए। और जुड़ने के लिए आप गूगल क्रोम पर जा सकते हैं, ठीक ना? यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन को, हर तरह के जीवन को अगर यदि आप बेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे पास तो जाने के लिए हर रास्ता होता है, दाएँ भी, बाएँ भी, आगे भी, पीछे भी, सब तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ हम लोग जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास लाइट नहीं होगा, सूर्य की रोशनी नहीं होगी या टॉर्च का लाइट नहीं होगा रात में, तो हम नहीं जा सकते हैं। उसी तरह लाइट है, ठीक है? शिक्षा क्या है? लाइट है। समझ क्या है? लाइट है। अगर हम लोग समझ को, शिक्षा को नहीं बढ़ाएँगे, तो हम लोग अंधाधुंध इधर-उधर जाएँगे और हम लोग कहीं भी गिर सकते हैं, ठीक है? इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए। और यदि कुछ भी समस्या होती है, आप गूगल क्रोम से जुड़िए। अगर उसमें भी कुछ समस्या होती है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा, ठीक है? नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है?